जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और आप लोगों के फाइनल एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी जो लेंस हम लोग उपयोग करेंगे उसका हम लोग इनमें से किस चीज़ का उपयोग नहीं करके बना सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी का प्रयोग करके आप नहीं बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी से वीडियो को लाइक कर देना है। सभी को 100 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कौन लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, झारखंड के किस किस जगह से आप लोग बिलोंग करते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें जानकर खुशी मिलती है कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियोस देख रहे हो। तो चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉर्च मारोगे ना, किसी को आप टॉर्च जलाकर देखो, एकदम सीधा रोशनी जाएगा, ठीक है, कभी भी वो टेढ़ा मुड़ा नहीं जाएगा। आप चोर को टॉर्च मार कर देखोगे तो क्या चोर जिधर भागेगा आपको रोशनी उधर भागेगा? नहीं भागेगा, वो सीधा ही चलता रहेगा। तो प्रकाश जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। अगले सवाल में देखिए, कह रहा है कि पानी में अंशतः डूबी हुई कोई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकाश के कारण, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? यानी कि एक तरह से आप लोगों को फॉर्मूला बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है आपको बतानी है। तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे ये कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा हो पाने का कारण है सब असमंजन, ठीक है, असमंजन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? तो नेत्र का जो आगे का भाग उभरा रहेगा उसे हम लोग कॉर्निया कहेंगे। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा? यानी नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है आपसे अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं? तो अवतल लेंस के द्वारा जो दूर होता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्या है, कह रहा है आपसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? सभी सवाल देख लिए, कितना इंपॉर्टेंट सवाल सब है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे ये कह रहा है आपसे 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखिए, पार्श्व क्रम में जब आप इसको जोड़ोगे तो पार्श्व क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ऊपर क्या आ जाएगा? 2, 3 और ऊपर क्या आ जाएगा आपका? हाँ, 2 से भाग दे दोगे तो 2 से 3 बार में, तो ऊपर एक बार फिर से बना देते, ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए। तो देखिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 2 से कटेगा ये 3 बार में तो ऊपर 3, 3 से कटेगा 2 बार में तो ऊपर 2, 6 से कटेगा 1 बार में तो ऊपर 1, तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, कट करके कितना आ जाएगा बाबू? 1। तो 1 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, कह रहा है आपसे फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। फ्यूज को हम लोग करते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये सब हम ट्रिक से भी याद करवाएंगे आप लोगों को एग्जाम के पहले, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। अभिक्रिया ZNO में ZNO प्लस CO में क्या हो रहा है यहाँ पे ये बतानी है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपको बतानी है। तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH2, ठीक है। निम्न में से कौन सा संरक्षण का उदाहरण है, संक्षरण का उदाहरण है आपको बतानी है। तो जो संक्षरण होता है वो तांबे की वस्तुओं का हरा हो जाना, ये क्या है, संक्षरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। रंध्रीय सूचक का उदाहरण आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैनिला, लौंग तेल, प्याज, उपयुक्त में से सभी। सोडियम किस लवण का परिवार है आपको बताना है। सोडियम लवण का परिवार आपको बताना है।
राइट आंसर हो जाएगा NaCl भी और Na2SO4 भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है आपसे इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो कथन होगा वो असत्य होगा। तो कौन सा कथन असत्य भाई? इमली में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये असत्य है। ठीक है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ना कि सैट्रिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। सैट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग एंटा एसिड का उदाहरण आपको देना है। एंटा एसिड का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि दोनों हो जाएगा। कौन सी धातु उष्मा का कुचालक है आपको बतानी है, तो उष्मा का कुचालक आपको बताना है, तो लेड और मरकरी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुचालक मतलब चलेगा, तो मतलब कुचालक हो जाएगा, सुचालक नहीं है, कुचालक नहीं चलेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है ना? क्या बोला है? असत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। देखिए ग्रेफाइट जो है ना, जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु का यहाँ पे आपको पहचान करनी है। तो कौन हो जाएगा अधिक अभिक्रियाशील धातु? तो पोटाशियम। कौन हो जाएगा? पोटाशियम। इनमें से आपको देखना है, 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? पोटाशियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, कौन नहीं करेगी भाई? तो लेड, कॉपर, सिल्वर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। स्नेहबार जो होता है वो धातु का अयस्क किसका तो है? तो ये पारा। पारा को क्या बोलते हैं? स्नेहबार जो होता है इसको मरकरी बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए, ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि मरकरी, यानी कि पारा का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? तो ऑक्सीकारक का जो उदाहरण होगा क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटासियम पर हाइड्रोक्रोमेट, यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल में पाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है आपसे विर्क का संबंध किस तंत्र से है? अब ये जो विर्क है इसका संबंध आपको बतानी है किस तंत्र से है? तो उत्सर्जन तंत्र। विर्क जो होता है वो उत्सर्जी तंत्र होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। जैसे हमारा यूरिन हो गया, ये सबको रक्त को फिल्टर करके यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कौन हो जाएगा? भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं अंग्रेजी में। और फो से फूड, फो से फ्लोएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन जो होता है उसके स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक होगा? तो आयोडीन तत्व आवश्यक हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होगा? तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है आपसे विर्क का संबंध किस तंत्र से होता है? अभी मैंने बताया उत्सर्जी तंत्र होता है, तो उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। जनन मूल घटना है। जनन जो होता है वो मूल घटना है, आपको बतानी है डीएनए की प्रतिकृति का बनना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जैव विकास का प्रकृति विवरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैव विकास का जो प्राकृतिक विवरण सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो मेंडल ने प्रतिपादित किया था। आनुवांशिकता का आधार क्या होता है? तो आनुवांशिकता का आधार होता है डीएनए। आनुवांशिकता का आधार क्या होता है? डीएनए होता है। प्राथमिकता उपभोक्ता को क्या कहते हैं? प्राथमिकता उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शाकाहारी। प्राथमिकता यानी कि पहला उपभोक्ता जो होता है उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं, जो घास भूसा खाता है, जैसे हिरन हो गया। उसके बाद देखिए परितंत्र में अजैविक घटक कौन है? तो परितंत्र में जो अजैविक घटक है वो तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये सब अजैविक है। इसमें जीवन मतलब इसमें जान नहीं होता है, जैसे हम लोग में जान होता है। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन होगा? तो ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो पदार्थ होता है वो CFC होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो पर्यावरण का जो मित्र व्यवहार नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना ये पर्यावरण के मित्र का व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि आप मोटरसाइकिल से जाओगे तो धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा तो भाई वो पर्यावरण का मित्र कैसे कहलाएंगे आप तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1970 के दशक में हुई थी, याद रखिएगा।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि किसी बिंब के अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये इसका हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर 2f। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट रट लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम देखें तो 3 में कहा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। नेक्स्ट आइए, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपको बतानी है, तो सीधा एवं छोटा बनेगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट आइए हमारे अगले सवाल पे, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका दृष्टिपटल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पे बनेगा, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो द्विफोकस लेंस के द्वारा जो दूर करते हैं हम लोग, जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो कौन सा पद नहीं करता है वो बताना है। आई आर स्क्वायर जो है वो नहीं करेगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर वहाँ पे हिंदी में ना दे करके सिंबॉलिक दे तो इसका सिंबल इस तरह से होता है, सिंबल भी आपको याद रखना है। अगले सवाल पे देखिए, कह रहा है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कहा जा रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो भाई किस दिन नहीं करेंगे, जिस दिन बादल छाए रहेंगे उस दिन हम लोग नहीं कर पाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो हमारा अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका ZnO प्लस C प्लस ZnO में किसका उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का उपयोग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो गलत कथन है उसको पहचानना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है C6H12O6 का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए 7 से अधिक कौन, जो क्षारीय होगा उसी का अधिक होगा। तो जो क्षारीय होता है उसका क्या हो जाएगा, क्षारीय क्या होता है हमारा रक्त, रक्त क्या होता है क्षार होता है। नींबू खट्टा होता है, अम्ल होता है, 7 से कम होगा। जठर रस भी हो जाएगा तो आपका अम्ल हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है समझ पा रहे हो कि जो है एक होता है 7, एक होता है 7 से अधिक। 7 हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। 7 से अधिक जल जाएगा तो क्षारीय, 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होगा वो दही हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और दूध से क्या बनता है, दही बनता है। इसीलिए लैक्टिक अम्ल का जो स्रोत हो गया वो दही हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आइए, कहा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रोमीन अधातु में पारा, ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा हो जाएगा। यानी कि पारा धातु हो जाएगा, ब्रोमीन अधातु हो जाएगा, दोनों ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी Au यानी कि सोना। ठीक है, एक्वा रेजिया में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई, तो एक्वा रेजिया में पाया जाएगा सांद्र HCl और सांद्र HNO3, तो दोनों पाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देखिए कह रहा है कि ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक जिसका प्रक्रियात्मक समूह जो है वो क्या होता है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कीटोन। निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सोडियम। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए कहा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए स्वपोषी पोषण बोला तो आपको ध्यान में पेड़ पौधा आ जाना चाहिए। अब जब पेड़ पौधा आ जाएगा तो भैया उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पानी भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी कुछ चाहिए उसको। विर्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो ये जो कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं आपको बतानी है। तो मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। अच्छा सवाल है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताइए कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है आपको पहचाननी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कौन सा होता है, तो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो होगा वो मस्तिष्क होगा। यानी कि समन्वय मतलब तालमेल बैठाने वाला। तो भाई दिमाग से काम करोगे तब तो तालमेल बैठेगा, तो मस्तिष्क। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, ये आपको पहचाननी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ईस्ट में। ठीक है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाते हैं, किसमें विकसित हो जाते हैं, तो ये जो विकसित होते हैं ये फल में विकसित हो जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है समजात अंग का उदाहरण आपको देना है। जो समजात अंग होता है वो होता है हमारा क्या होगा समजात अंग जो होगा हमारे हाथ कुत्ते के अगर पास, हमारा दांत हाथी के दांत, ठीक है, और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तर उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से सभी दे दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में देखिए पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का जो निर्माण करेगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेंढक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वन नाशन को रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। खादिन पाए जाते हैं, कहाँ में पाए जाते हैं आपको बतानी है। तो खादिन लोग जो होते थे वो राजस्थान में पाए जाते थे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया सब्जेक्टिव करा दीजिए। भैया सब्जेक्टिव के लिए ना आप लोग हमारे एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो अत्यधिक अपलोड होने के कारण नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो हम आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन उपलब्ध करवाते हैं। और सब्जेक्टिव हमारे व्हाट्सअप चैनल पर आप लोगों को PDF के रूप में मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ से भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर भूल जाइएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आपकी जो परीक्षा की तैयारी है प्री बोर्ड की और फाइनल एग्ज़ाम की वो भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।